साबिर साहब, सर बयान हामिद खान साहब का किस हद तक इंटेंसिटी देख रहे हैं इसकी, और क्या नुकसान होगा मजीद पीटीआई को? वैसे तो खैर मजीद नुकसान अब क्या होगा इससे ज़्यादा जो उन्होंने खुद कर लिया अपने लिए। अरसलान खोकर साहब, जो बात हामिद खान ने की है वो कोई नई बात तो नहीं है। यहाँ फैसले कई और होते हैं, टूल्स कोई और होते हैं, अमल दरामद कोई और अच्छा करता साबिर है। साहब, माजरत एक चीज़ थोड़ी सी, चूंकि आप सीनियर आदमी हैं, उन्होंने जो अपनी बुक लिखी है जुडिशरी के हवाले से, उसमें कुछ पॉइंट्स इसके ऑलरेडी उन्होंने पहले लिख दिए थे, अब तो उन्होंने बरमला इसका इजहार कर दिया है। देखिए, मैंने उनकी किताब नहीं पढ़ी, लेकिन बात फिर वही है कि ये खुद भी तो तरीके इंसाफ के साथ जुड़े रहे हैं ना। जब तरीके इंसाफ के साथ ऊपर इल्जाम थे कि जनरल शुजा पाशा ने बनाई और एजेंसीज ने बनाई, वो तो किसी जगह पे इख्तलाफ हो जाता है। जब कोई सीट नहीं मिलती, मतलब कि जब कोई काम नहीं होता तो फिर इख्तलाफ हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हॉस्टिलिटी पॉलिटिक्स में आज से थोड़ी है। भुट्टो साहब के दौर में आपको नहीं पता कौन कौन लोग कत्ल हुए, कौन कौन लोग अंदर हुए। बेनजीर भुट्टो भी किसी की मर्जी से ही आई थी। 10 अप्रैल 1986 को 2 दफा वजीर आजम रहे। नवाज शरीफ साहब के अपने दौर में क्या हुआ बेनजीर भुट्टो के साथ? प्रेगनेंसी में भी वो जेलों में रही, आपको पता है ना इस बात का? जी, आसिफ अली जरदारी साहब तो बड़ा जी लंबा सालों साल जेल रहे हाँ। हैं। और बेनजीर के दौर में नवाज शरीफ का एक जहाज, जॉनसन उसका नाम था, कराची एयरपोर्ट पे उसको डैमेजेस पड़ते रहे करोड़ों रुपए के। और बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ। ये सारे जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मुझे नाअहल कर दिया गया, तो अब मैं सर कोई लेकिन तरीके यहाँ पर इंसाफ का मामला कारकुन ये तो है नहीं ना हूँ। साबिर साहब, जो मामला है वो ये है, अगर मैं इस बयान की हद तक आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँ, फिर इसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस कर लेता हूँ। 86 से शुरू कर लेते हैं, बेनज़ीर भुट्टो की वो जो ट्रेन वाली तहरीक थी उससे शुरू कर लेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ सर कि ये जो बयान है हामिद खान साहब का, ये बयान इट्सेल्फ एक जो बात नून लीग कह रही थी, बार बार कह रही थी कि नवाज शरीफ को सियासत से दूर रखने की कोशिश की गई, और ख़ास तौर पर पीटीआई की जानिब से, क्योंकि वो रहते तो शायद पंजाब में पीटीआई अपने कदम न जमा पाती। तो बार बार तो ये बात नून लीग कर रही थी। आज भी आप सुन ले तो मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये बड़ा वाजे कहा है। तो इस पर बात करो, इस हद तक, इस बयान की हद तक क्या फ़ायदा किसको और क्या नुकसान किसको? किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, मामूली और आम बात है। इन बयानों की कोई हैसियत नहीं। ये वही स्टोरी है, वही हिस्ट्री है जो चलती आ रही है। एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम आज से नहीं लग रहे, बड़े पुराने लग रहे हैं। अब भी तो लग रहे हैं ना इस वक्त। तो मैं नहीं समझता इन बयान की कोई हैसियत है। नवाज शरीफ साहब गए थे ना मेमोगेट केस में काला कोट पहन के जी हाँ। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ, याद आ गया आपको? जी बिल्कुल सर। और जब तक यूसुफ रजा गिलानी ओहदे से हटे नहीं, उन्होंने चैन नहीं लिया। ठीक हाँ है। जी, 5 और मिनट की सज़ा के बाद वो हट गए थे। अगली बात सुन लें, और 8-10 दिन की खेल है। निगरान वजीर आजम पे लड़ाई शुरू हो जाएगी। किसकी होगी? पीपल्स पार्टी और नून लीग की। आपका कि सारा को सीट एडजस्टमेंट करेंगे। अगर तो कोई 80% भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ और पीटीआई को बैन न किया गया, तो फिर ये तो सीट एडजस्टमेंट करेंगे, वरना दोस्ती खत्म हो जाएगी। हम करीब होने वाली है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती के ऊपर ही रफड़ पड़ा हुआ है। क्या ये मुत्तफिक होंगे किसी निगरान वजीर आजम के नाम पे? सवाल ही पैदा नहीं होता। साबिर साहब, सर 12 अगस्त हो, 11 अगस्त हो, खुर्शीद शाह साहब तो 11-12 अगस्त कह रहे हैं, लेकिन वजीर ख़जाना ने 12 अगस्त कहा, मुसद्दिक मलिक साहब भी कह रहे हैं। यानी अब लग यूँ रहा है कि पीडीएम इंतखाबात, पहले तो कहते थे इंतखाबात से फरार चाहती है, लेकिन मुझे तो लगता है कि इंतखाबात अब करवाना चाह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जी अपनी मुद्दत पर ख़त्म हो जाएंगी असेंबलियाँ, और फिर निगरान सेटअप आएगा। 2 निगरान सेटअप ऑलरेडी इस वक्त मुल्क में मौजूद हैं जहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ। जी, बज़ाहिर ये महसूस होता है कि अभी तक जो चीज़ सर्टेन है वो यही है कि 11-12 तारीख को ये हुकूमत चली जाएगी और एक निगरान सेटअप आएगा। अब वो कितना लंबा होता है ये हम नहीं जानते। इलेक्शन होते या नहीं होते वक्त पे ये भी हम नहीं जानते। हाँ, इतने सारे अगर बयान आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि एज सून एज द टेन्योर ऑफ द असेंबली गेट्स कंप्लीटेड, ये गवर्नमेंट घर चली जाएगी। तो मैं तो कम से कम सिर्फ सियासतदानों को बुरा नहीं कहता, मैं तो आपके सामने मीडिया को भी रगड़ रहा हूँ। कौन सा चलें, स्पीयर आपने है ज़रा जिसमें आपने लिवरेज दे दिया सियासतदानों को, जैसे कि आमिर भाई कह रहे थे कि सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो सियासतदान सॉफ्ट टारगेट होते हैं। तो आपने कहा नहीं, सियासतदान खाली नहीं है, आपने बहुत सारे चीज़ों, बहुत सारे एलिमेंट्स का जिक्र कर सारे दिया हैं जी, सारे हैं। कोई एक भी तबका ठीक होता तो ये नौबत में आती। मेरी बात समझिए गौर से कि मैं बैलेंस बात करने का आती हूँ। बैलेंस बात ये है कि इनमें से कोई भी इस तरह एनआरओ किसने दिया था? जनरल मुशर्रफ ने। तो बेनजीर आई थी, उसके बाद हालात खराब हुए और उनकी छतरी में नवाज शरीफ आए। बात ठीक है ना? हाँ, लेकिन वो तो एक मुआहदा करके दोनों फिर इकट्ठे पाकिस्तान है। उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब पे प्रेशर था, और मेरा ख्याल है परवेज मुशर्रफ साहब उस वक्त इस पोजीशन में नहीं थे, जो हिस्टोरिकली अगर मैं आपसे इस पे बात करूं तो वो इस पोजीशन में नहीं थे कि उन्हें आने से रोक सकें।
जी हाँ, सबूत हमारे पास नहीं है, बात आपकी ठीक है। लेकिन हमने तो ये देखना सिग्नेटरी कौन है। इसी जरर मुशर्रफ ने भेजा था ना बाहर नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को पहली दफा डील करके तो नहीं गए। और नवाज शरीफ, मैं कह रहा हूँ कि बेनजीर भुट्टो की छतरी में आए थे, उनका अपना इतना सियासी कद नहीं था जो बेनजीर भुट्टो का था एनआरओ के टाइम के ऊपर। तो मेरा कहने का मकसद है, इनकी पुरानी लड़ाइयाँ मैं घसीटूंगा, मैं पेट फाड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो बिल्ला दूध पी गया है, पता नहीं क्या क्या ये कहानियां हैं। तो क्योंकि अवाम की आपको आदत है कि ये तो ड्राइंग रूम में बैठे होंगे, ये फिर वोट डालने चले जाएंगे। डब्बे काउंट ही नहीं होते, वोट कभी काउंट ही नहीं होता, तो फिर मैं किस तरह कहूँ कि बहुत अच्छा डेमोक्रेटिक सेटअप है। व्हाट आर दे डिलीवर ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम।